नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो BA BSc BCom कोर्सेज चल रहे हैं उनमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है को करिकुलर, जो हर सेमेस्टर में अलग अलग होता है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर में जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बताया गया होगा। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं इस कोर्स के संबंध में कुछ स्टडी मटेरियल की जो आपके परीक्षाओं में काम आएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इस कोर्स का कि आखिर इसमें होता क्या है। देखिए दोस्तों, हर सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलता है और ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग टॉपिक मिलेगा। जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों वो 100 मार्क्स का होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम दोस्तों 25 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स का। अब इस 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि इंटरनल छोड़ देते हैं और केवल एक्सटर्नल में से 75 में से आप 40 मार्क्स ले आएंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इंटरनल और एक्सटर्नल, तो कोशिश करें कि दोनों ही एग्जाम आप दें, क्योंकि इंटरनल में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एक्सटर्नल के मुकाबले। कुल मिलाकर आपके 40 मार्क्स होने चाहिए इसमें। ये इसका पासिंग क्राइटेरिया है। इस पेपर का जो कोड है दोस्तों वो है Z050501। अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक्स इसमें किस तरीके से होते हैं। जो इसमें फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, इसमें सारा ही रीजनिंग दिया हुआ है। उसमें अल्फाबेट टेस्ट है, एनालॉजी है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है। इस तरीके से बहुत सारे रीजनिंग रिलेटेड या जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बहुत लंबा पार्ट है दोस्तों। इसके टोटल 6 लेक्चर्स हैं। फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा जो इसका यूनिट है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। ये वाली वीडियो में केवल यही टॉपिक कवर किया गया है। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों बाकी की चीज़ें हम कवर करेंगे धीरे धीरे और सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे लास्ट में। तो आप बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया कि इस वाली वीडियो में हम केवल पहला ये टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। आखिर ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता क्या है इसको समझिएगा पहले। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। यानी कि ब्लॉक डायग्राम हमें ये बताता है कि कंप्यूटर में कितने घटक यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंप्यूटर की कार्यावधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह भी बताता है कि इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ये आपका पेपर है को करिकुलर का ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें लिखने के लिए आपको नहीं आएगा। तो जो पढ़ाई का आधार है वो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे। चीज़ों को आपको समझना होगा, रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है चीज़ों को, ताकि किसी भी तरीके का प्रश्न आपको घुमा फिरा के मिल जाए आप उसका उत्तर आसानी से दे सको। तो आइए आगे हम ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम आखिरकार होता क्या है। ब्लॉक डायग्राम में दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट दिखाते हैं कंप्यूटर के। उसमें सबसे पहले आता है इनपुट, उसके बाद में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज और सबसे लास्ट है आउटपुट। अब जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इनपुट और आउटपुट के साथ प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। उसके बाद में जो कंट्रोल यूनिट होती है वही मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी जो स्टोरेज होती है उसके साथ काम करके आपको आउटपुट देती है।
जैसे अर्थमेटिकल स्टोरेज और लॉजिकल यूनिट मेन मेमोरी के साथ काम करते हैं और उसका एक आउटपुट बनता है। और दोस्तों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और मेन मेमोरी मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। कंपोनेंट को हम हिंदी में घटक भी बोलते हैं। तो अब इन कंपोनेंट को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर इनका काम क्या है और क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट की। इनपुट के दोस्तों फंक्शंस की बात करेंगे हम और उसके एग्जांपल्स भी आपको देंगे। जैसे इनपुट का जो काम है दोस्तों वो है जो उपयोग करता है कंप्यूटर का, उससे डेटा और निर्देश को प्राप्त करना और उन्हें सीपीयू में भेजना। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सिंपल शब्द में आपको बताता हूं कि जो भी चीज़ें कंप्यूटर में डेटा भेजने के काम में आती हैं, इनपुट करने के काम में आती हैं, वो इनपुट कहलाता है और इनपुट डिवाइस उनको बोला जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं तो जो वर्ड्स हैं वो डिजिटल माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं, यानी कि इनपुट किए जाते हैं। इसी तरह से माउस हो गया, उससे आप निर्देश देते हैं, क्लिक करते हैं तो वो भी एक इनपुट हो गया। स्कैनर हो गया, उससे आप कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जाती है स्टोरेज में, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये तो रहा दोस्तों इनपुट। इनपुट जो है ब्लॉक डायग्राम का एक मुख्य घटक है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे सीपीयू की कि आखिर ये सीपीयू होता क्या है। तो सीपीयू दोस्तों जो फुल फॉर्म है सीपीयू की वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट। इसके जो दोस्तों फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं वो चीज़ें हम बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में ही कवर किया हुआ है दोस्तों, आप समझिएगा। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का काम को समझेंगे। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, जो कि सभी प्रोसेसिंग के कार्य को करता है। इसके बाद इस सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करती है और जो डेटा का फ्लो होता है उसको मैनेज करती है। साथ ही इसमें एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होती है, यानी कि गणितीय और तार्किक संचालन करता है। जो भी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है वो इसी सीपीयू के अंदर में होती है। और इसमें एक रजिस्टर करके भी फंक्शन होता है जो कि सीपीयू के अंदर छोटे भंडारण इकाइयाँ जो कि प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डेटा स्टोर करती हैं उनको रजिस्टर भी बोलते हैं, यानी कि रजिस्ट्री भी आपने शब्द सुना होगा कंप्यूटर की भाषा में। तो समझना होगा कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है जो कि सारे डेटा फ्लो को मैनेज करती है। एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनेज करती है। साथ ही रजिस्ट्री होती हैं जो कि स्मॉल स्टोरेज यूनिट इनको बोला जाता है सीपीयू के अंदर में, जो टेम्परेरी डेटा को प्रोसेस करती हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों सीपीयू की। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी स्टोरेज। आखिरकार ऑक्सिलरी स्टोरेज होता क्या है और उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों ऑक्सिलरी स्टोरेज को आप मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हो। इसका जो मुख्य काम है वो है डेटा को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी या परमानेंटली देना। तो ये दोस्तों जो स्टोरेज होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग होते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, इस तरीके से। तो अगर आपसे सवाल आए कि इनमें से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है तो उसको आप बोलेंगे रैम। प्राइमरी मेमोरी, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी हो गया रैम और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गया रोम, यानी कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, इस तरीके के परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट या आउटपुट एंड बस होता क्या है। सबसे पहले हम आउटपुट को समझेंगे। तो आउटपुट यूनिट जो होती है दोस्तों उसका जो मुख्य काम है वो जो सूचना इनपुट की गई है उसको डिस्प्ले करना यूज़र के लिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो सके। इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो उसका जो आउटपुट बनता है, यानी कि वो जो बाहर निकलता है कंप्यूटर से, वो मॉनिटर के थ्रू निकलता है। जो आपने डेटा एंटर किया, मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो तो कीबोर्ड से आपने इनपुट किया और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपका आउटपुट है, जो भी आप टाइप कर रहे हो। इसी तरीके से आपने किसी प्रिंट की कमांड दी तो जो कागज़ आपका प्रिंट होकर निकला है वो आपका आउटपुट हो गया। इसी तरीके से स्पीकर्स हो गए। आवाज़ अगर बाहर आ रही है कंप्यूटर से तो वो आउटपुट हो गया स्पीकर्स के थ्रू।
तो ये आउटपुट यूनिट है और आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर जो भी कंप्यूटर से डेटा का आउटपुट देते हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे बस। तो जैसा कि जाहिर है इसके नाम से ही कि बस होती क्या है, बस आप सबने सुना होगा, नॉर्मल वर्ड है, आपने देखी भी होंगी बसेस जो चलती हैं। उसी तरीके से ये भी दोस्तों सेम काम करता है। बस का जो काम है वो है कंप्यूटर के विभिन्न घटक यानी कि कंपोनेंट्स के बीच एक संचार के लिए मार्ग की प्रणाली बनाना। यानी कि जितने भी कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताए, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, सीपीयू हुआ, मेमोरीज हुई, इनके बीच में एक पाथवे बनाता है ताकि सही तरीके से रूट करते हुए जो डेटा है वो सही जगह पे पहुंचे। और ये जो बस है ये इनपुट, सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट को आपस में जोड़ता है। बस के भी 3 प्रकार होते हैं। डेटा बस जो कि वास्तविक डेटा को लेके जाता है, उसके बाद होता है एड्रेस बस जो कि मेमोरी एड्रेस को लेके जाती है, और उसके बाद होता है कंट्रोल बस जो कि नियंत्रण संकेतों को यानी कि इंस्ट्रक्शन को कैरी करती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या होते हैं और उनके काम किस तरीके से होते हैं। तो अभी हमने दोस्तों इस वीडियो में केवल एक ही टॉपिक कवर किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर उसमें रुचि नहीं रहती है पढ़ने में, इसलिए हम धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उनको समझाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो इन टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, मेमोरी सिस्टम, प्राइमरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सारे टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल दीजिएगा, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।